Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस शिवम कॉन्वेंट आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव। आज हम क्लास 7 की हिंदी मीडियम की बुक साइंस आविष्कारों का विज्ञान का सेकेंड चैप्टर पौधों और जंतुओं में श्वसन को स्टार्ट करेंगे। पौधे एवं जंतुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। श्वसन क्रिया में सभी सजीव ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जीवित रहने के लिए सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपनी इच्छा अनुसार हम श्वास ले तथा छोड़ सकते हैं, परंतु सोते समय हमें ये बोध नहीं होता है कि हमारा शरीर कैसे श्वास ले रहा है। हमारा शरीर स्वतः ही सांस लेता रहता है। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, सभी सजीवों को कार्य करने तथा जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर में कोशिकाएं और अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। सजीव प्राणियों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जैसे ऊर्जा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर से ऑक्सीकृत होकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों को व्यक्त पदार्थों में रूप में निकालते हैं। ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण भी कहलाती है। इस प्रकार भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। C6H12O6 जो कि सूत्र अगर ग्लूकोज का सूत्र भी कहते हैं प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, मतलब कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा को मुक्त कर देता है, जो इससे उत्पाद बनता है। ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है और ये इससे प्राप्त उत्पाद है। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि ये अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे मन में ये उठता है कि हम सांस क्यों लेते हैं। वाई डू वी ब्रीथ। जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया अति आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे शरीर को जीवित रखने वाली कई आवश्यक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह श्वास लेने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्राणी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी मृत्यु हो सकती है। अब अगर बात करें कि श्वसन तथा दहन में अंतर क्या होता है, तो दहन वह प्रक्रिया होती है जो बहुत तीव्र होती है, जिसमें उच्च तापमान होता है तथा ऑक्सीजन व दहनशील पदार्थों की उपस्थिति में हो सकती है और एक भौतिक प्रक्रिया है। वही ऊर्जा एक ही चरण में ऊष्मा व प्रकाश के रूप में निकलती है। अगर हम श्वसन की बात करें तो ये एक धीमी प्रक्रिया होती है और शरीर के तापमान पर ही होती है, जो कि सजीव कोशिकाओं में ही होती हैं। और यह एक जीव रासायनिक प्रक्रिया है जो एंजाइम द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ऊर्जा कई चरणों में निकलती है, वह रासायनिक अणु ATP में संरक्षित होती है। अगर श्वसन क्रिया के बारे में कहा जाए तो इन्हें भी दो चरणों में संपन्न किया जा सकता है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन ऑक्सीजन के शरीर के अंदर लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। और सांस द्वारा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया विभिन्न जंतुओं में अलग अलग तरीके से होती है। बड़े जंतुओं में यह फेफड़ों के अंदर होती है और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन फेफड़ों की रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त प्रवाह से जीव के शरीर से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अगर हम अंतः श्वसन की बात करें तो इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में स्थित भोजन तथा रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। एंजाइमों द्वारा होने वाली विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं की सहायता से श्वसन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है और इसे ऊर्जा के विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशील क्रियाओं के लिए किया जाता है, जो कि एक आंतरिक श्वसन भी कहलाता है। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वैवी श्वसन और अवैवी श्वसन। अगर वैवी श्वसन की बात करें तो श्वसन की यह प्रक्रिया ऑक्सीजन में उपस्थित में होती है। वैवी श्वसन सभी सजीवों के शरीर में होता है और इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के रूप में भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा जल तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा। और कोशिकीय श्वसन को आंतरिक श्वसन भी कहते हैं, इस बात से हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। 6CH12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। मतलब कि पहले भी हमने बताया था कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दो पदार्थ गिव्स आउट जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अवैवी श्वसन की बात करें तो अवैवी का अर्थ है बिना वायु के बिना ऑक्सीजन के श्वसन क्रिया को अवैवी श्वसन कहते हैं। यीस्ट तथा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव अवैवी श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस श्वसन क्रिया में भोजन एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। वैवी व अवैवी श्वसन में अंतर की बात करें तो इसमें ऊर्जा जो होता है वो पूर्णतः विकृत हो जाता है और उसमें भोजन आंशिक रूप से विकृत होता है।
श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और उसमें अनुपस्थिति में होती है। श्वसन क्रिया के लिए उत्पाद ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं और श्वसन क्रिया में उत्पाद ऊर्जा एथिल अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल को उत्पन्न करता है। इस क्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस क्रिया में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये होता है वैवी और अवैवी श्वसन में अंतर। अगर हम पौधों की श्वसन की बात करें तो सजीवों की तरह पौधों में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पौधों में जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। वे श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा तो प्राप्त करते हैं, पर जंतुओं की तरह पौधे भी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अतः पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का विनिमय होता है, विसरण होता है। विसरण मतलब यह जानने से पहले कि पौधे का श्वसन कैसे होता है, हमें विसरण को जानना पड़ेगा। कोशिका कला द्वारा भोजन के अणु ऑक्सीजन, जल तथा अन्य पदार्थ कोशिका में प्रवेश करते हैं तथा बाहर निकलते हैं। यही प्रक्रिया विसरण कहलाती है। विसरण की प्रक्रिया को स्वयं अवलोकित कर सकते हैं। स्याही की कुछ बूंदों को जल से भरे कांच के एक गिलास में डालकर रखिए। फिर हम देखेंगे कि स्याही की बूंदें जल में विसरित होती जाती हैं और जल में स्याही के अणुओं द्वारा गद करने पर स्याही का रंग हल्का हो जाता है। अगर पौधों के विसरण की बात की जाए तो पौधों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इनका आकार शाखान्वित होता है। इसलिए पौधों में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए विसरण प्रक्रिया सुलभ होती है, क्योंकि विसरण द्वारा ही संपूर्ण ऑक्सीजन को पौधों की सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जा सकता है। पौधों की जड़ों को तनों व पत्तियों के श्वसन विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। क्योंकि और अगर कुछ जानने लायक और भी है तो वो है यीस्ट। यीस्ट एकल कोशिकीय जीव होता है, यह अवयवी श्वसन करता है और इस दौरान वह अल्कोहल बनाता है। अतः इसका उपयोग अल्कोहल पेय बनाने में ही होता है। आटे में खमीर उठाने के लिए भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर जड़ों में श्वसन की बात करें जाए, पौधों की जड़ों में विसरण क्रिया द्वारा श्वसन के लिए मिट्टी में उपस्थित वायु के आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन मूल रोम द्वारा विसरित होकर जल की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है और श्वसन के दौरान मूल रोमों में उत्पादित CO2 गैस के पुनः विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगर हम बात करें श्वास लेना व श्वसन की, तो श्वास लेने वाले अंगों की सहायता से वायु की ऑक्सीजन मतलब O2 को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस को छोड़ना श्वसन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑक्सीजन युक्त वायु के शरीर में लेने से अंतः श्वसन मतलब इनहेलेशन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेने से वायु को शरीर से बाहर छोड़ने वाला बाह्य श्वसन एक्सहेलेशन कहते हैं। श्वसन क्रिया जीवित रहने के लिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा ली गई सांसों की संख्या श्वास दर मतलब ब्रीथिंग रेट कहलाती है। सामान्य अवस्था में 1 मिनट में श्वास दर 16 से 18 बार हो सकती है तथा अधिकतर हम ये नहीं जान पाते कि हम श्वास ले रहे हैं। इसका अर्थ हमारी श्वास दर विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर होती है। श्वास लेने की क्रियाविधि होती है मैग्नेशियम ब्रीथिंग। हमने अपने वृक्ष पे उपस्थित एक जोड़े फेफड़े की सहायता से श्वास लेते हैं। वृक्ष गुहा को थैसिक गुहा भी कहते हैं या गुहा किनारे से पसलियों से घिरी होती है, जो कि एक पिंजरा बनाती है। बड़ी पेशी चादर को डायफ्राम कहते हैं और जो वक्ष गुहा का फर्श बनाता है। श्वसन में डायफ्राम की पसलियों को पिंजरे की गति भी कहते हैं। हमारे फेफड़े श्वास नली से जुड़े होते हैं, जो बाहर से हमारे नासा छिद्रों की से जुड़ी होती है। जब हमारे श्वास अंदर लेते हैं तो यह पहले नासा छिद्र से होकर गुजरती है और जो नाक की गुहा पे स्थित होता है यह वह वायु श्वास नली से होती हुई फेफड़ों तक पहुंचती है। अंतः श्वसन की प्रक्रिया में पसलियां ऊपर बाहर की ओर जबकि डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है और बाह्य श्वसन प्रक्रिया में पसलियां नीचे व अंदर की ओर जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस शिवम कॉन्वेंट, आनंद नगर, शुक्लागंज 9, पार्ट 3 जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन एक कोशिकीय जीव अमीबा से लेकर विशाल व्हेल तक विभिन्न प्रकार की जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। विभिन्न जंतुओं में O2 व CO2 का विनिमय भी कर सकते हैं। अमीबा में श्वसन, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, यह श्वसन के लिए गैसों का समान मिश्रण पर निर्भर करता है। अमीबा को स्वयं ऊर्जा पूर्ति के लिए भोजन व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन जल के अमीबा की कोशिका कला द्वारा ही इसके शरीर में प्रवेश करता है। उसी समय CO2 जैसे अपशिष्ट पदार्थ इसकी कोशिका कला द्वारा बाहर आ जाते हैं और अतिरिक्त जल संकुचनशील राजधानी द्वारा कोशिका कला से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर केंचुए में श्वसन की बात की जाए, केंचुए में श्वसन, केंचुए मिट्टी में रहते हैं तथा अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुए द्वारा CO2 गैस उत्पन्न करता है जो त्वचा बाहर निकाल दी जाती है। गैसों के आदान प्रदान के लिए केंचुए की त्वचा का गीला रहना आवश्यक होता है। सूर्य की ऊष्मा में रहने से इसकी त्वचा शुष्क हो जाती है तथा इस जंतु का श्वास रोधन अथवा घुटन उत्पन्न हो जाता है। एक डच वैज्ञानिक ईजन हॉर्सेस ने बताया था कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए बाहर छोड़ देते हैं। अगर बाद में 20वीं सदी में हैंस क्रेब्स ने बताया कि जब पौधे श्वसन करते हैं तो O2 निष्कासित हो जाती है। मतलब कि ये है कि अगर हम सामान्य रूप से कहें तो लगभग 11,000 टन एक हफ्ते में या एक दिन में
एक विशाल पेड़ ऑक्सीजन हम लोगों को प्रदान करता है और उससे दुगना अपने अंदर संग्रहित कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसलिए पेड़ हमारे मूलभूत जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मनुष्य में श्वसन अन्य दूसरे स्थानीय जंतुओं के समान मनुष्य भी श्वास लेता है। मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो उसे वायु में श्वास लेने से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर अवशोषित भोजन का विखंडन में सहायक होती है, जिससे ऊर्जा प्राप्ति होती है और मानव शरीर में भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती रहती है। इस प्रक्रिया को मानवीय श्वसन तंत्र की मुख्य भूमिका भी निभाया जाता है। मानव शरीर में मुख्य श्वसनीय अंग फेफड़े या फुसफुस होते हैं। श्वसन अंग व उनकी क्रियाविधि। मनुष्य में श्वसन मुख्य अंग होता है नाक, गला, फेफड़ा, श्वासनली तथा श्वासनलिकाएं। नाक की बात करें तो मनुष्य नथुनों अथवा नाक के छिद्रों द्वारा ही वायु में श्वास लेता है और सर्दियों में जब वायु ठंडी होती है तो नाक वायु के नम करके गर्माहट पैदा करती है। नाक में पाए जाने वाले बड़े और सूक्ष्म बाल वायु में उपस्थित धूल कणों और जीवाणु तथा बाहर की अन्य गंदगियों को श्वसन तंत्र में अंदर प्रवेश से रोकते हैं और इस प्रकार नथनी से लेकर लिए जाने वाली वायु शुद्ध होती है। गले की बात करें तो नम और शुद्ध वायु नाक से गुजर कर गले में पहुंचती है और यहाँ पर वायु एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहाँ से सड़क समान दो रास्ते होते हैं। ऐसे रास्ते को पाचन तंत्र की ओर जाता है तथा दूसरा श्वसन तंत्र की गहराई तक जाता है। ट्रैक्रिया की बात करें तो आराम से अपनी उंगली में अपने गले से ऊपर घुमाएं और अपने गले में उपस्थित छल्लों को महसूस करेंगे। ये छल्ले ट्रैकिया या श्वास नली की रक्षात्मक दीवार होती हैं। लैरिंक्स ट्रैकिया का ऊपरी भाग बनाता है जिसे उत्तक की ओर जोड़े जाते हैं, जिनमें वोकल या स्वर यंत्र कहते हैं। जब वोकल कार्ड या स्वर यंत्र की छूती होती है ये कंपन करते हैं। इस कंपन की वजह से हमारे मुंह से आवाज़ बाहर आती है। श्वास नली अथवा श्वसन वृक्ष तो आपके द्वारा श्वास लेने से वायु के गले में ट्रैकिया में प्रवेश करती है और इसके बाद वह ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां से ट्रैकिया श्वसन नामक दो नलियां में बढ़ जाती है। प्रत्येक श्वसनी पूरी छोटी छोटी नलियों व उससे अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाओं में बढ़ जाती है। ये अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाएं संयुक्त रूप से अंगूर की तरह गुब्बारों के समान संरचना की होती हैं, जिन्हें वायु कोश कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं के कारण रक्त का रंग लाल होता है और लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है या श्वसन वाहक के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन से लेकर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। श्वसन तंत्र की क्रियाविधि की बात करें तो प्रथम चरण में ग्लाइकोलियस नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोलियस के दौरान ग्लूकोज द्वारा विभिन्न चरणों के बाद पायरुविक अम्ल बनता है और अगर दूसरे चरण की बात करें तो कैप्स्यूब या टाइकॉब्लिक्स अम्ल चक्र के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में पायरुविक अम्ल का विनिमय ऑक्सीजन की उपयोगिता पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तित होता है तथा ऊर्जा मुक्ति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल बनाता है और ऊर्जा को मुक्त कर देता है। इस प्रकार दिखाया जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गाद पदार्थ वायवीय व ऑक्सीजन से ग्लाइकोलिक अवयवी श्वसन से पायरुविक अम्ल माध्यमिक करके CO2 + H2O + CO2 + अल्कोहल मतलब अत्यधिक ऊर्जा या अल्प ऊर्जा बनाते हैं। दैट्स लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।